वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जायसवाल और आज के इस वीडियो में हम आपके सेक्शन सी को कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो कि आपके क्लास 9th का है। और क्लास 9 में जो सेक्शन सी जो एग्जाम्पल से ये आपकी क्वेश्चन बैंक है, यानी आपकी क्वेश्चन बैंक के सेक्शन सी को यदि आप देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 40 यानी 40 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। उसमें से 1 से लेकर 25 तक के फिल इन द ब्लैंक्स को हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम 26 से लेकर 40 तक के फिल इन द ब्लैंक्स को इस वीडियो के माध्यम से कवर करने जा रहे हैं। आपके अनसीन पैसेज भी हमने कंप्लीट कर लिए, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद हम डुएस्ट डायरेक्टर 2 कंप्लीट करेंगे। आपकी क्वेश्चन बैंक में इसी तरीके से सॉल्व करवाने वाला हूँ। आपके यदि कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। फिर आपको यदि समझ में नहीं आता तो फिर आप मुझे बताइएगा कि सर आपने समझाया, हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है। लेकिन इसके लिए आपको पहले एंड तक रुकना होगा, फिर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर 26 नंबर का आप अपने इसमें फिल इन द ब्लैंक्स देखिए। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। आई एम इल, मैं बीमार हूँ, ऐसा सेंटेंस कह रहा है। अब आपको यहाँ पर इन रिक्त स्थानों में ये तीनों में से कोई एक लगाना है। जैसे कि एंड का मतलब होता है और, सो यानी इसलिए, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि या फिर चूंकि। अब आपको देखिए आप इसको कैसे पढ़ेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। एंड लगा के देखिए, और मैं बीमार हूँ, इसलिए लगा के देखिए, यानी सो लगा के देखिए, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ इसलिए मैं बीमार हूँ। और अब बिकॉज लगा के देखिए, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा सूटेबल है कि मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो क्योंकि वाला जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स वो है लास्ट वाला, तो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, बिकॉज। अब पढ़िए, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आई एम इल, क्योंकि बीमार हूँ। आगे बात समझ में? इस तरह से आपको अर्थ समझ में आ जाना चाहिए, तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ देखिए आप 27 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स को, सुमित इज़ द स्टूडेंट इन द स्कूल। सुमित इज़ द स्टूडेंट, स्टूडेंट है विद्यालय में। अब यहाँ पर आपको दिया है वाइज, वाइजर और वाइजेस्ट। फिर आप देखिए इसका मतलब होता है बुद्धिमान, इसका मतलब होता है से बुद्धिमान, और इसका मतलब होता है सबसे बुद्धिमान। और ये सभी आपके एडजेक्टिव्स हैं, और एडजेक्टिव्स की हमेशा डिग्री बनती है। पहली डिग्री होती है पॉजिटिव, दूसरी कंपेरेटिव और लास्ट वाली सुपरलेटिव। तो यह डिग्रियां हैं जो कि एडजेक्टिव यानी विशेषण की बनती है, और ये किसी भी कर्ता या किसी भी नाउन के बारे में उसकी विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका नाउन है और ये इसकी विशेषता बता रहे हैं कि जो यह स्टूडेंट है सुमित, यह बुद्धिमान है विद्यालय में, यह से बुद्धिमान है, यह सबसे बुद्धिमान है। तो जब भी आप इन तीनों में से कोई भी डिग्री लगाएंगे तो उसके कुछ नियम होते हैं। जैसे कि हम वाइज लगाते हैं तो वाइज के आगे पीछे एज होना चाहिए, नहीं दिख रहा है आपको। यदि हम वाइजर लगाएंगे तो वाइजर के बाद देन होना चाहिए। आपके पास यहाँ देखिए हेल्थ इज देन वेल्थ, तो यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री आ जाएगी क्योंकि बाद में देन है। ऐसा ही यहाँ पर आपको स्टूडेंट के पहले देन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है, तो आपका ये भी नहीं आएगा क्योंकि हमें एज नहीं दिखाई दे रहा है। इस वाइज के पहले एज इधर और एज बाद में, सो इधर या फिर एज बाद में होना चाहिए, या इस वाइजर के जस्ट बाद क्या होना चाहिए, आपका देन होना चाहिए, जो कि हमें नहीं दिख रहा है। और यदि वाइजेस्ट हमें लगाना है तो इसके सबसे पहले यानी सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा द लगता है। तो ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री में आप देखिए इसके पहले हमेशा द लगता है, तो यहाँ पर उपस्थित है, इसलिए यहाँ पर सुमित इज द वाइजेस्ट, यानी सुमित जो है वह सबसे बुद्धिमान स्टूडेंट है, विद्यार्थी है विद्यालय में। अब आ गया आपको समझ में? अगर यहाँ पर देन होता तो हम वाइजर लगा देते, और यदि एज यहाँ पर होता और एज यहाँ पर होता तो हम वाइज लगा देते हैं। ये डिग्री आप कंपैरिजन में आपने देखा होगा, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री, यानी डिग्री के ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पर आपने पढ़े होंगे। तो एडजेक्टिव्स की डिग्रियाँ इस तरह से बनती है। 28 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स देखिए। ही इज, वह है, एम ए इन इंग्लिश। इसमें आपको आर्टिकल ए, एन और द को लगाना है। आर्टिकल लगाने के सिंपल से रूल होते हैं कि जो ए और एन ये दोनों हैं, यह सिंगुलर नाउन के पहले आते हैं, एक वचन के पहले आते हैं। और ये जो द है ना, यह सिंगुलर के भी पहले आ जाता है
और प्लूरल के पहले भी आ जाता है, यानी एक वचन के पहले भी आ जाता है और बहुवचन के पहले भी आ जाता है। हमें लगाना कैसे है इनको, तो पहले तो हम एक वचन बहुवचन देखेंगे। तो ही इज़ यानी अकेला है, जो कि ए में है इंग्लिश में, और ये डेफिनेट यानी निश्चित चीज़ों के बाद ही आता है। डेफिनेट मतलब निश्चित हो, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो और उसी के बारे में बात कही जा रही हो। तो यहाँ पर सिर्फ सिंपल सी बात कही जा रही है कि वह इंग्लिश में ए में है, और इनको लगाने के नियम यह है कि जहाँ पर व्यंजन वाला साउंड आता है, कॉन्सोनेंट वाला साउंड आता है, तब हम ए लगाते हैं एक वचन में। और एन जहाँ पर वोवेल यानी आपके स्वर यदि आते हैं, स्वर वाला साउंड यदि आता है, तो हम एन लगाते हैं। तो आप इसको पढ़ के देखिए, यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कॉन्सोनेंट, यानी इंग्लिश में यदि देखा जाए तो ये कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है। एम व्यंजन ही तो है अंग्रेजी का, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसको हमेशा पढ़ेंगे एम ए। और आप अच्छे से जानते हैं कि हम इनके आधार पर आर्टिकल ए और एन को नहीं लगाते हैं, उच्चारण के आधार पर लगाते हैं। तो ये जो उच्चारण आपका हो रहा है यह स्वर का है, हिंदी के स्वर का है, जिनको हम वोवेल कहते हैं। तो इसलिए यह स्वर का उच्चारण, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा एन। हम इसको नहीं देखेंगे कि एम कॉन्सोनेंट है, हम इसके उच्चारण को देखेंगे जो कि आपका स्वर है हिंदी वर्णमाला का, और उच्चारण के अनुसार ही हम यहाँ पर एन लगाएंगे, यानी उच्चारण के अकॉर्डिंग आपके आर्टिकल आते हैं। और यदि कोई निश्चित बात कही होती कि वह जो है एम है इंग्लिश से, जो कि मेरा भाई है, हु इज माई ब्रदर, तब हम यहाँ पर द लगा सकते थे जब इसके बारे में और अधिक जानकारी हमें सेंटेंस में दी होती। लेकिन ये यहीं पर समाप्त हो गया, इसलिए आपका सेंटेंस भी यहीं पर पूरा हो जाता है। इधर आ जाइए 29 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स में। हेल्थ इज देन वेल्थ, स्वास्थ्य जो है वह क्या है, वेल्थ यानी संपत्ति से, गुड यानी अच्छा, से अच्छा, और सबसे अच्छा। यहाँ पर भी आपके एडजेक्टिव की डिग्रियाँ हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। कंपैरेटिव के बाद हमेशा देन आता है, आपको देन यहाँ पर मिल गया, तो आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, आप यहाँ पर लगा देंगे बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट। अगर यहाँ पर द होता हेल्थ इज द, तो हम लगाते बेस्ट। अगर यहाँ पर एज होता, यहाँ पर एज होता, तो हम लगाते गुड। तो ये डिग्री के लगाने के नियम है। और आपने कहावत ये सुनी होगी, हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ, यानी जो स्वास्थ्य है वह आपके संपत्ति या जो धन आपके पास है उससे बेहतर है, तो से अच्छा है, यानी स्वास्थ्य जो है वो संपत्ति से अच्छा है। तो ये आपका बेटर यहाँ पर आ जाएगा। अब एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई, प्रत्येक साल हजारों लोग मर जाते हैं, किससे, मलेरिया से। अब आपको यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशन दिए हुए हैं, ये सब क्या है, आपके प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या करते हैं, आपके सेंटेंस में जो नाउन दी हुई है उसका सब्जेक्ट के साथ संबंध बताते हैं। डेफिनेशन से क्या मतलब हमें पूछी तो गई नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर आप देखिए, ऑफ का मतलब होता है का, की, के, फ्रॉम का मतलब होता है से, और देन का मतलब होता है से। अब आप कहेंगे सर कि प्रत्येक साल जो है हजारों लोग मलेरिया से मर जाते हैं, आप ऐसा कह रहे तो मलेरिया से, तो आप फ्रॉम लगाइए या फिर देन लगाइए। तो देन आपने देखा कि दो नाउन की कंपैरिजन करने के लिए उपयोग करते हैं, यहाँ पर हमने देन लगाया था। राहुल इज स्मॉलर देन राम, राहुल जो है राम से छोटा है, यहाँ पर हम कंपैरिजन करने में लगाते हैं। ठीक है सर, फ्रॉम लगाइए, फ्रॉम लग जाएगा, इसका मतलब भी से होता है। तो एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई फ्रॉम मलेरिया, कि प्रत्येक साल हजारों पीपल जो है, लोग जो है वो मलेरिया से मर जाते हैं, आप कहेंगे फ्रॉम लगाइए। फ्रॉम भी यहाँ पर नहीं आएगा, जब आप किसी स्थान से लौटते हैं तब आप फ्रॉम लगाते हैं, जैसे कि आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से आ रहा हूँ। अब जब जाते हैं तब आप टू लगाते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर फ्रॉम भी नहीं आएगा। या फिर जब अलग होने वाली बात होती है, आप स्कूल से अलग होते हैं तब आप घर आते हैं, तो इसलिए हम फ्रॉम का उपयोग करते हैं अलग होने वाली बात में, तो यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑफ, डाई ऑफ मलेरिया। हमेशा जब भी आपको किसी सेंटेंस में डाई लिखा हो यानी मरने वाली बात कही हो, और यहाँ पर किसी भी बीमारी का नाम दिया हो, यहाँ तो अभी आपको मलेरिया दिख रहा है, यहाँ पर होना चाहिए डाई यानी मरने वाली बात होना चाहिए, डाइड होना चाहिए, डेथ होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन मरने संबंधित बात होनी चाहिए, सफरिंग नहीं होना चाहिए। सफरिंग हुआ तो यहाँ फ्रॉम आएगा, लेकिन कोई व्यक्ति मर चुका है, मरेगा या उसकी मृत्यु हो चुकी, किससे, मलेरिया से, टीबी से, हैजा से, प्लेग से, यहाँ पर बीमारी का नाम है, तो उस बीमारी के नाम के पहले हमेशा ऑफ आएगा, लेकिन उसके पहले यहाँ पर डाई होना चाहिए।
तब आप आँख बंद करके ऑफ लगा सकते हैं, चाहे इसका अर्थ काकी के हो रहा है। क्लियर हो गई बात? यानी डाई ऑफ टीबी, डाई ऑफ मलेरिया, डाई ऑफ प्लेग, डाई ऑफ कोरोना, कुछ भी हो, डाई के बाद हमेशा ऑफ आएगा, उधर बीमारी का नाम आएगा। समझ में आ गया? अगला देखिए, फिजिक्स नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। अब आपको यहाँ पर इज या आर लगाना है, तो आप सभी जानते हैं यह सिंगुलर के साथ आता है, एक वचन के साथ में, और यह किसके साथ आता है? प्लूरल के साथ में। आप फिजिक्स को एज देखकर ये मत कहिए कि ये सर प्लूरल है ना। फिजिक्स एक सब्जेक्ट यानी एक विषय का नाम है, फिजिक्स अपने आप में फिजिक्स है। तो फिजिक्स एक ही सब्जेक्ट है जो कि कैसा है? डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर फिजिक्स इज आ जाएगा। इसको देखकर आपको आर नहीं लगाना है, क्योंकि यह एक विषय का नाम है और विषय फिजिक्स ऐसा ही कहा जाता है। यहाँ पर मैथमेटिक्स भी होता, तो एज देखकर आपको आर नहीं लगाना, यह एक वचन ही है, तो एक वचन है, इसलिए यहाँ पर कौन सी वर्ब आ जाएगी? एज आ जाएगी। बहुवचन होता तो यहाँ पर आर आ जाता, जैसे कि मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आर नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ऐसे। द चेयर वाज बाय द स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए आप बाय द स्टूडेंट और चेयर वाज आप देखकर पहचान पा रहे कि पास्ट का कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन बाय द स्टूडेंट है, तो इसका मतलब यह पैसिव वॉइस है। द स्टूडेंट वाज ब्रोकिंग द चेयर, ऐसा ये सेंटेंस हुआ होगा जिसको पैसिव में लिखा गया। द चेयर वाज, आप देखिए ब्रेक होगा नहीं, क्योंकि इसके बाद होता तो ब्रेकिंग होता, जो हमें दी नहीं है, तो यह आएगा नहीं। लेकिन फिर दूसरी वाली जो ब्रोकन है वो लगा सकते हैं क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पैसिव वॉइस पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और इस वाज को आप मत देखिए, आप देखिए बाय द स्टूडेंट, इसका मतलब पैसिव वॉइस का आपका टेंस है, जो कि पास्ट इंडेफिनिट से बदलकर बनाया गया होगा। तो यहाँ पर इसलिए आ जाएगा द चेयर वाज ब्रोकन। एक्टिव का हम जब भी पैसिव बनाते हैं, किसी भी सिंपल सेंटेंस का, इंपेरेटिव का या फिर किसी भी सेंटेंस का, तब हम उसे वर्ब की थर्ड फॉर्म उपयोग करते हैं। पैसिव वॉइस का ये सबसे बड़ा नियम है और याद रखने योग्य है, तो इसलिए यहाँ पर ब्रोकन आ जाएगा। आप वाज के अनुसार ब्रेकिंग ढूंढ रहे तो हमें दिया भी नहीं है, और बाई से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अब पैसिव वॉइस है, क्योंकि करता यहाँ पर स्टूडेंट हुए थे, जो हमने इनको ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब 33 नंबर के आप फिल इन द ब्लैंक्स पर आ जाइए। हाउ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। कितने स्टूडेंट्स आज उपस्थित हैं। अब आपसे पूछा गया मच और मैनी। यदि आपने मेरे पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स के वीडियो देखे हैं तो आप आसानी से बता पाएंगे कि जो मच है इसका उपयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे कि वाटर, ऑयल, गोल्ड, मनी, राइस, बटर। ये अनकाउंटेबल नाउन है, यानी ऐसी संख्या है जिनकी आप क्वांटिटी यानी किलोग्राम लीटर में मात्रा बता सकते हैं, लेकिन आप इनके आगे 1 पानी, 2 पानी, 3 सोना, 4 चावल ऐसा आप नहीं लिख सकते। लेकिन आप 1 पेन, 4 गाड़ियाँ, 4 बंगले, 4 किताबें ऐसा आप बोल सकते हैं। तो जिनके आगे आप 1, 2, 3 ऐसी संख्याएं पुट कर सकें, नंबर्स आप डाल सकें, वो सभी काउंटेबल नाउन होते हैं। उनके आगे आता है आपका मेनी। तो मेनी आ जाएगा आपका किस में? काउंटेबल नाउन में। अब काउंटेबल नाउन सभी हो सकते हैं, जैसे मेरे पास ये मार्कर है तो मैं लिख सकता हूँ 2 मार्कर पेन। मेरे पास यदि 2 बाइक है तो मैं लिख सकता हूँ 2 बाइक। कार है तो मैं लिख सकता हूँ 6 कार, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। 2 मोबाइल फ़ोन है तो मैं लिख सकता हूँ 2 स्मार्टफोन्स या मोबाइल फ़ोन्स। तो उनके आगे मैं नंबर पुट कर सकता हूँ, उनको हम काउंटेबल कहते हैं, गिनने योग्य संख्या है। तो गिनने योग्य संख्याओं के आगे आपका मेनी आता है, और जिनको हम गिन नहीं सकते जैसे कि पानी, ऑयल, राइस, गोल्ड, मनी, इनके आगे हम मच लगाते हैं। अब आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर क्या है? स्टूडेंट्स है, यानी विद्यार्थी है, और हम इनको गिन सकते हैं, तभी तो इसका बहुवचन बना है। विद्यार्थियों, हमेशा जो काउंटेबल नाउन होता है उसका बहुवचन भी बनता है, लेकिन अनकाउंटेबल वाटर का कभी वाटर्स नहीं होता, गोल्ड का कभी गोल्ड्स नहीं होता, मनी का कभी मनीज नहीं होता, ऐसे। तो इसका मतलब इसको हम गिन सकते हैं कि 4 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट। तो इसलिए ये गिनने योग्य संख्या है, काउंटेबल नाउन, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? हाउ मेनी। क्योंकि हम मैं बोल सकता हूँ कि 4 स्टूडेंट है, बोल सकता हूँ। इसको हम ऐसा नहीं बोलते कि हमारे पास 1 किलोग्राम स्टूडेंट है। अगर ऐसा हम इसको बोलते तो यहाँ पर मच आ जाता। अब यहाँ देखिए शुगर, शक्कर की बात हो रही है, तो शक्कर मतलब किलोग्राम में। हाउ शुगर डू यू टेक इन टी। आप कितनी शक्कर लेते हैं चाय में, ऐसा पूछ रहे हैं आप। तो यहाँ पर मच और मेनी ही आपसे पूछा गया है। तो आप बताइए जो शुगर है इसको हम किलोग्राम में हमेशा नापते हैं,
तो किलोग्राम मतलब इसको हम शुगर से नहीं कर सकते, बहुवचन में नहीं बना सकते, इसका मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब इसको गिना नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा मच। इतना सा अंतर है, अनकाउंटेबल में मच और काउंटेबल में स्टूडेंट्स। अब लास्ट वाला 35 नंबर का सेंटेंस देखिए, आई होप आप सभी को यह विजिबल होगा। वी वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेस, हमें भीड़ भरी जगहों पर मास्क पहनने चाहिए। अब आपको यहाँ पर दिया है सूट, यूज्ड और आउट, इन सब का मतलब होता है चाहिए। आउट के बाद हमेशा टू आता है, यह अकेला नहीं आता है, और यूज्ड के बाद भी हमेशा टू आता है, यूज्ड टू, लेकिन इसका अर्थ होता है मैं जब छोटा था तब मैं किया करता था। जब आप कोई सी चीज़ या कोई सी आपकी हैबिट से वो आप किया करते थे, पुराने पास्ट टाइम की आप बात करते हैं, आई यूज्ड टू प्ले व्हेन आई एम यंग, मैं अक्सर खेला करता था जब मैं जवान था या छोटा था। तो आपने पहले वाली बात कही तब आप यूज्ड लगाते हैं, इसके बाद भी हमेशा टू आता है, इसके बाद भी आउट के बाद भी हमेशा टू आएगा, इसका मतलब भी चाहिए और सूट का मतलब भी चाहिए। तो जब भी हम किसी भी व्यक्ति को सलाह देते हैं, जैसे कि तुम्हें स्टडी करनी चाहिए, यू शुड डू स्टडी, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, या फिर तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, आप सलाह दे रहे हैं, अब वह माने या ना माने वह उसकी मर्जी है। तो जब भी हम सलाह देते हैं तो हमें जो है क्राउडेड प्लेस पर मास्क पहनने चाहिए, है एक सलाह है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा शुड। अब आप कहेंगे सर चाहिए इसका मतलब होता है, आउट टू का मतलब भी चाहिए होता है, तो आपने आउट टू क्यों नहीं लगाया? आउट टू हम वहाँ लगाते हैं जब आपके नैतिक मूल्यों की बात होती है, जैसे कि आपको जो है अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, अपने गुरुजी का सम्मान करना चाहिए, ये आपके नैतिक मूल्य है। कुछ हो नहीं जाएगा यदि आप नहीं भी करेंगे तो, लेकिन ये आपके कर्तव्य है। जब कर्तव्य या नैतिक मूल्यों की बात होती है तब आपको जो है आउट टू लगाना होता है। यहाँ पर आपको सलाह दी जा रही है, ना कि कोई कर्तव्य आप वहन कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर सूट आ जाएगा। और यूज्ड टू मैंने आपको बता दिया कहाँ उपयोग होता है, और यहाँ पर टू दिया ही नहीं है हमें, तो हम ये दोनों लगा भी नहीं सकते, इनके बाद हमेशा टू आता ही है, तो इसलिए ये बिना देखे भी आउट हो जाते हैं। इतने समझ में आ गए। अब हम आपके 36 से लेकर 40 तक के एग्जाम्पल्स को देखते हैं। यहाँ पर आप सभी के सामने 36 से लेकर 40 तक के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इसके बाद हमारे सारे फिल इन द ब्लैंक समाप्त हो जाएंगे। यहाँ पर पहला सेंटेंस है दे हैव बीन प्लेइंग हियर मॉर्निंग, इसमें आपको सिंस और फार लगाना है। तो यहाँ पर आपको एक समय दिख रहा है, क्या दिख रहा है? समय। समय दो तरह के होते हैं, एक तो पीरियड ऑफ टाइम होता है और एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, यानी एक निश्चित समय होता है और एक अनिश्चित समय होता है। तो निश्चित समय और अनिश्चित समय के पहले सिंस और फोर का उपयोग करते हैं, और हमेशा ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के एग्जांपल्स में मिल जाएंगे। आप यहाँ पर देखिए हैव बीन, हैज बीन, प्लेइंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसलिए यहाँ पर सिंस और फार होना जरूरी है। लेकिन सिंस और फार होने के लिए सिर्फ थोड़ा सा एक नियम है जो कि आप सुन लीजिए। यदि आपका समय निश्चित है, यदि निश्चित समय आपको सुनते वक्त ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल निश्चित समय वाली बात हो रही है, तब आप वहाँ पर सिंस लगाएंगे। और जब आपको सुनने पर ऐसा लग रहा है कि समय पता नहीं कब की ये बात कर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, जैसे कि मैं ऐसा आपसे कहूँ कि मैं 3 सालों से पढ़ा रहा हूँ, कौन से 3 सालों से पढ़ा रहे हो सर, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन मैं ऐसा कहूँ कि मैं 2008 से पढ़ा रहा हूँ, तो आप कहेंगे हाँ सर 2008 से पढ़ा रहे हैं आप, तो 2008 एक निश्चित समय है, और वहीं मैं कहूँ कि मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, यह अनिश्चित समय है। तो अनिश्चित समय जितने भी रहेंगे उनके पहले आपका फार आएगा, और जो निश्चित समय रहेंगे उनके पहले आपका सिंस आएगा। तो मैं निश्चित समय कुछ यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सामने, जैसे कि सिंस 2009 से, अब मैं कहूँ जनवरी फरवरी, तो सिंस जनवरी फरवरी, तो इनके जो साल के नाम होते हैं जनवरी फरवरी। वहीं मॉर्निंग इवनिंग यानी सुबह से शाम से, ये जो आपके दिन के डिवाइड वाले नाम होते हैं इनके सबके पहले भी, तो मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, इन सब में इनके पहले भी सिंस आ जाएगा, यानी निश्चित समय है। यदि मैं कोई डेट लिखूँ यहाँ पर कि 25 दिसंबर यानी 25 जनवरी, तो 25 जनवरी होती है, तो फिर वहाँ पर भी सिंस आ जाएगा क्योंकि निश्चित समय है। अब अनिश्चित समय, जैसे कि मैं 4 महीनों से पढ़ा रहा हूँ या 4 महीनों से मैं बाहर हूँ, तो 4 महीने कौन से? 4 मंथ, तो 4 मंथ्स नहीं पता कौन से। तो यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल ऐसे दिए हैं कि जैसे कि 3 सालों से, वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज, हम इस कॉलेज में कितने सालों से हैं? 3 सालों से। तो कौन से 3 साल? यहाँ पर ये जो समय ये कैसा है? आपका पीरियड ऑफ टाइम है, इसमें पहला साल है और तीसरा साल है, यानी अनिश्चित समय है, नहीं पता कौन से 3 सालों की ये बात कर रहा है। तो अनिश्चित समय में क्या आ जाएगा? हमेशा 4 आ जाएगा, और निश्चित समय जो मैंने आपको बताया है इनमें हमेशा क्या आ जाएगा? सिंस आ जाएगा। तो मॉर्निंग इवनिंग वगैरह जनवरी फरवरी 2009 ये निश्चित समय है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिंस आ जाएगा। तो हियर सिंस आ जाएगा। वहीं इस वाले सेंटेंस को जैसे मैं आपको समझा रहा था कि 3 सालों से इस कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं,
तो कौन से 3 सालों से नहीं पता। अगर 3 साल आज के डेट में देखा जाए तो 2019 यदि वहाँ पर होता कि दिस कॉलेज 2019 तो हम सिंस लगा देते, लेकिन 3 साल अनिश्चित समय इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा फार 3 ईयर। ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब 38 नंबर का आप देखिए, डिड यू सी लायन इन द फॉरेस्ट। डिड यू सी, क्या तुमने देखा लायन इन द फॉरेस्ट, कोई बाघ आपने जंगल में देखा। तो यहाँ पर सम और एनी है जो कि आपके डिटरमाइनर है, ये बताते हैं कि आपके सेंटेंस में जो नाउन है वह कैसे है, एक वचन है बहुवचन है, इसको निर्धारित करते हैं। हमें डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब भी आपका सेंटेंस प्रश्नवाचक जैसा कि आपको दिख रहा है या फिर नेगेटिव यदि आपको दिखता है तो उसमें एनी आ जाएगा। और यदि आपका सेंटेंस सकारात्मक है, पॉजिटिव अर्थ दे रहा है, यानी सिंपल सेंटेंस है जो कि पॉजिटिव अर्थ दे रहा है, कोई नेगेटिव वाली बात या प्रश्नवाचक वाली बात नहीं कर रहा है, तो उसमें सम आता है। तो आप देख कर ही पहचान करोगे कि क्या तुमने कोई लायन देखा है जंगल में, ये प्रश्नवाचक है, तो इसलिए बिना सोचे समझे यहाँ पर क्या आ जाएगा, एनी आ जाएगा, एनी लायन इन द फॉरेस्ट। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। ही फेल्ड, वह असफल हुआ, इसलिए और क्योंकि। अब लगा के देखिए, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, सो इसलिए वह फेल हो गया, फेल हुआ, बिल्कुल सही लग रहा है। बिकॉज में लगा के देखते हैं, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया क्योंकि वह फेल हुआ, नहीं ये नहीं आएगा। कठिन परिश्रम नहीं किया क्योंकि वह फेल हुआ, नहीं इसलिए वह फेल हुआ, इसलिए पर सो आएगा, बिकॉज यानी क्योंकि नहीं आएगा। अब देखिए, यू टेकन माई पेन, तुमने मेरा पेन लिया, अर्थ मत कीजिए। आप कहेंगे सर आपने अर्थ कर दिया तो हम तो लगा देंगे, नहीं नहीं, आपके पास हैव है, हेज है और डिड है। आप सभी जानते हैं डिड जो है पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, जानते होंगे। और हेज और हैव परफेक्ट टेंस, कौन सा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। जो भी परफेक्ट टेंस जब भी हम बात करते हैं तो उसमें अगर ये वर्ब लगेगी तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर ये टेकन जो है ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर यहाँ पर हम डिड लगा देते हैं, डिड यू, तो डिड के बाद वापस आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है टेक। तो यू टेक माई पेन, तब यहाँ पर डिड आ जाता है, लेकिन यहाँ अब भी थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म हमेशा किस में होती है, परफेक्ट टेंस में। किसी भी टेंस का परफेक्ट होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो परफेक्ट टेंस की हेल्प में दोनों है, तो एक वचन के साथ हेज लगाते हैं और बहुवचन के साथ हेव लगाते हैं। आप बताइए यू कौन सा सब्जेक्ट है, आप कहेंगे प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी बहुवचन सब्जेक्ट है। तो बहुवचन सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा हैव यू, हैव यू टेकन माई पेन, क्या तुमने मेरा पेन लिया, ऐसा हो जाएगा। इससे हम पहचान पाए कि कौन सी वर्ब इसमें लगेगी। आई होप ये सारे सेंटेंसेस आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम डुअल डायरेक्टेड प्रारंभ करेंगे, इसके पहले आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर जाइएगा, साथ में अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।